नमस्कार। आज हम सृजनात्मक नाटक ललित कला एवं शिक्षा के विषय के अंतर्गत ललित कला विषय के अंतर्गत कला समेकित अधिगम में मूल्यांकन की प्रकृति और भूमिका पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही विदित है कि सृजनात्मक नाटक ललित कला एवं शिक्षा कि किस प्रकार से शिक्षा को सृजनात्मक क्रियाओं गतिविधियों के माध्यम से जोड़ा जाए ताकि हम उचित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। सृजनात्मक क्रियाओं का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो मानव की कल्पना, तर्क कला, वैचारिक शक्ति और भावनाओं को अपनी दक्षता से प्रदर्शित करता है, जिसमें साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान और नई खोज से समाज तथा देश को लाभ पहुंचा सके। जैसे चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन, पंचकूला का मुगल गार्डन, हिमाचल प्रदेश का ग्रीष्मकालीन उत्सव, शिमला रिज मैदान, उत्तर प्रदेश का औचंदी मेला, हरियाणा का हस्तकला बहुउद्देशीय मेला, सूरज कुंड। इन उत्सवों पर समाज, विभिन्न प्रदेश और देश की सृजनात्मक गतिविधियों, कला तथा विभिन्न आनंददायक एवं लाभप्रद उपयोगी उत्पादन वस्तुएं और विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं का मेला एवं प्रदर्शनी लगती है। सृजनात्मक कलाओं की एक विशेषता यह रहती है कि उसमें रचनाकार के लिए आनंद, प्रसन्न और भविष्य के लिए उत्साह का सद्मार्ग होता है। अब इस सृजनात्मक नाटक ललित कला एवं शिक्षा के अंतर्गत हम किस तरह से कला समेकित उद्गम के माध्यम से शिक्षा को प्रभावित करते हैं, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। कला समेकित अधिगम में मूल्यांकन की प्रकृति और विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कला है क्या। कला वो मधुर और सुंदर, आनंददायक है जो मनुष्य के उद्गारों को प्रकट करती है, उसे कला कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने संकेतों की भाषा को कला कहा है और हर विद्वान का कला को परिभाषित करने का अपना अपना तरीका है। जिस प्रकार संगीतकार अपने सुंदर सुरों की माला पिरोकर तानों में अपनी कला का प्रदर्शित कर श्रोताओं को आकर्षित करता है, ठीक उसी तरह चित्रकार अपने रंगों, तूलिकाओं के माध्यम से श्रोताओं को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार कला अपने आंतरिक भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। कला समेकित शिक्षा है क्या? अब देखिए, अगर हम कक्षा में प्रवेश करते हैं तो बच्चों की हंसी, खुशी, उल्लास हमें दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि क्लास में कला समेकित शिक्षा हो रही है। अगर कक्षा में प्रवेश करते ही बच्चे दुबक जाते हैं, चुपचाप से बैठ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कला समेकित शिक्षा नहीं हो रही। क्योंकि अगर बच्चा कला
के द्वारा अपने पाठ्य पुस्तक को उल्लासित होकर पढ़ता है तो बच्चा शोर भी करेगा, हंसी खुशी से खेलेगा भी, अध्यापक के साथ भी उसका जो है संबंध है वो मधुर होगा, क्योंकि अध्यापक के साथ उसको डर नहीं लगेगा, अध्यापक से उसको लगाव होगा। अब देखिए इन चित्रों के माध्यम से जैसे हम देख सकते हैं कि गिनती है 1 2 3 4 5, यह एक छोटे बच्चे के ने अपनी कला के माध्यम से कैसे गिनती को फूल, चित्र, पक्षी, पत्ते, आँख, छाता कैसे कैसे बनाया है इन्होंने। और दूसरी तरफ देखिए हमें कला समेकित शिक्षा में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खेल खेल में किस प्रकार से अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए कला समेकित अधिगम में मूल्यांकन की प्रकृति। बच्चों को किस प्रकार से हम परीक्षा का डर ना देकर कला के द्वारा उनका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है क्योंकि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाता है। कार्य का भाग पूरा होने के पश्चात यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उद्देश्यों में कितनी सफलता मिली, क्या कहीं कोई त्रुटि रह गई है, क्या सुधारात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्या अध्यापक जिस ढंग से पढ़ा रहा है बच्चों को वो ठीक ढंग से समझ आ रहा है या नहीं। यह सब जानने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीखने और उनकी सफलता का विकास के लिए नियमित मौखिक प्रक्रियाएं सफल सिद्ध हो रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग होते रहते हैं। सबसे पहले 2005 में एनसीएफ ने कला को एक विषय के रूप में समाहित किया, लेकिन कला को कक्षा 1 से लेकर 10 तक हम विषय के रूप में ही उसको समाहित करने में लगे रहे, लेकिन कला को शिक्षा के साथ जोड़ने का कार्य नहीं हुआ। एनसीईआरटी ने 2010 में कला समेकित अधिगम शिक्षा के साथ जोड़ा ताकि बच्चों की गतिविधियां सृजनात्मकता और बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकें। विशेषकर नई मूल्यांकन प्रणाली विभिन्न कलाओं के अध्ययन और अध्यापन में सुधारात्मक सुधार लाने में सक्षम है। अब देखिए नई मूल्यांकन प्रक्रिया से विद्यार्थियों के स्वभाव, व्यवहार, संस्कार, अनुशासन, शिक्षा में सुधार एवं विद्यार्थियों की सभी प्रकार की गतिविधियों का मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, लिखित कम व्यवहारिक अधिक है। इसमें विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास होता है। अध्यापक को भी अपनी कार्य कुशलता और क्षमता का पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर में बच्चों को किस प्रकार से कला के द्वारा पढ़ाया जाए ताकि उनमें उचित रूप से सृजनात्मक विकास हो सके। बच्चों के साथ मुक्त खेल एवं स्वागत गतिविधियाँ, जैसे आप भी होने वाले अध्यापक हैं, बच्चे शुरू में आते हैं तो माँ का आंचल छोड़कर बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है। कई बार डरा डरा सहमा सहमा सा रहता है, लेकिन
जब हम बच्चों के साथ स्वागत गतिविधियाँ, कि बच्चों के साथ शेक हैंड करना, उनको गले लगाना, उनके साथ तरह तरह की स्वागत गतिविधियाँ और बच्चों को मुक्त खेल, जैसे बच्चों को खुला छोड़ दिया जाए कि चाहे बच्चा ड्राइंग शीट पे कुछ भी उकेरे और अपना खिलौनों के साथ खेले, और बच्चा अपना तरह तरह के मुक्त खेल, जैसे उनमें रंगों के द्वारा और स्केच पेन के माध्यम से और क्ले के माध्यम से बच्चों को डॉक्टर डॉक्टर खेलना, गुड़ियों से खेलना, बच्चों को किचन सेट उनके लिए प्रोवाइड करना, ताकि बच्चे की रुचियों का पता चल सके और उसी के द्वारा हम उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। दूसरा है आओ बातें करें। आओ बातें करें में हम बच्चों का कौन से विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें हम बच्चों का कि किस परिवेश से बच्चा आ रहा है, कैसे वातावरण से आ रहा है, उनको बोलने के लिए उकसाना, ताकि बच्चे का भाषा कौशल विकसित हो सके। मिलकर सीखें। बच्चों को छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा हम कि कागज़ फोल्ड करना, उसकी गोलियां बनाना, उसकी किश्ती बनाना, उसका पंखा बनाना, बच्चा एक दूसरे को सिखाए और खुद भी सीखे। कहानी सुनाएं, गीत गाएं। बच्चों को लघु कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों के लिए प्रेरित करना और गीतों के माध्यम से बच्चों का श्रवण कौशल, वाचन कौशल और अनुसरण की गतिविधि को बढ़ावा देना। अब हम एक कविता के माध्यम से आपको बताएंगे कि बच्चों का किस प्रकार से कविता के माध्यम से खेल खेल में हम उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं और उनको सिखा भी सकते हैं। जैसे नीले आसमान में तारों की छाँव में चंदा के गाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे, हम रॉकेट पे उड़ जाएंगे, हम रॉकेट पे उड़ जाएंगे। दायां हाथ आगे करो, बायां हाथ आगे करो, थोड़ा थोड़ा इन्हें घुमाओ और फिर घूम जाओ। देखो इस कहानी इस कविता के माध्यम से हम बच्चों में, जैसे कि आसमान कैसा है, नीला, और आसमान में क्या क्या होता है, तारे होते हैं, चंद्रमा होता है, और रॉकेट क्या करता है, उड़ता है या चलता है। दायां हाथ कौन सा है बच्चों, बायां हाथ कौन सा है। और एक कविता के माध्यम से हम बच्चों के कितने ही विकास कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका मूल्यांकन की बच्चा कैसे अनुसरण कर रहा है ठीक ढंग से, बच्चे को समझ आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, गा रहे हैं, उसमें लय की अभिव्यक्ति है, गाने बच्चा सीख रहा है। क्योंकि बच्चे को वैसे तो हम शास्त्रीय संगीत नहीं सिखा सकते, गाने के माध्यम से ही बच्चे का लय, रिदम में गाना उनको सिखाया जा सकता है। खेल खेल के माध्यम से, खेल खेल में हम बच्चों को, चलो आज बच्चों हम मिट्टी के टॉयज़ बनाएं, चिड़िया बनाएं। क्या बनाएगा बच्चा, सबसे पहले गोला, एक छोटा सा गोला बनाएगा और उसकी रोटी बनाएगा, जो बच्चा घर में देखता है कि उसकी माँ क्या काम कर रही है। और उसके बाद लंबी लंबी को सांप जैसी गोलियां बना देंगे। कई फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम उनको सिखाएंगे कि नहीं बेटा इसको थोड़ा ऐसे करो तो ये चिड़िया बन जाएगी, और इसकी थोड़ी सी पूंछ निकाल दो, ये कुछ और पक्षी बन जाएगा। इस प्रकार खेल खेल में हम बच्चों का विकास कर सकते हैं और साथ में ही उसका
मूल्यांकन भी होता है। इस प्रकार इन सब मूल्यांकन की प्रकृति के माध्यम से बच्चों में हम विकासात्मक और भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, जिसमें बहुत सारे विकास एक साथ होते हैं, जैसे सृजनात्मक, सामाजिक एवं भावनात्मक और बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में जैसे हम मिलकर सीखें, बच्चों को राजमा, काले चने, सफ़ेद चने, मूंग दाल, और उनको हम दे सकते हैं अलग अलग करने के लिए, सेग्रीगेशन के लिए, ताकि बच्चे का बौद्धिक विकास में भी सहायक हों कि बच्चा इन चीज़ों को अलग अलग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इसमें जिसमें भावनात्मक दृष्टि से बच्चों के स्कूल में रुचि बढ़ेगी, उनको मिलकर खेलना, समूह में काम करना, स्कूल के वातावरण में सहजता आएगी और अध्यापक के साथ लगाव भी उत्पन्न होगा। उनको कोई झिझक नहीं रहेगी, क्योंकि हम खेल खेल के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन भी कर रहे हैं और उनको सिखा भी रहे हैं। कला समेकित अधिगम में मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है? जैसे हम बच्चों को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से सिखा रहे हैं, तो उसमें बच्चा क्या क्या सीख रहा है? एक तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है, क्योंकि बच्चा खेल भी रहा है, खेल खेल में पढ़ भी रहा है, कहानी भी सीख रहा है, गीत भी गा रहा है, और अपने घर का वातावरण, स्कूल, सब में अपना सामंजस्य स्थापित कर रहा है। दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास, और बच्चा जैसे खेल खेल में तरह तरह की चीज़ें बनाना सीखेगा, तो उसकी कल्पना को उड़ान मिलेगी, प्रकृति से उसको प्रेम होगा। अब बच्चों को हम किस प्रकार से सिखाएंगे कि बच्चों बाहर से पत्ते तोड़ के लाओ, और पान का पत्ता कैसा होता है, हर स्कूल की फुलवारी में लगे रहते हैं, गुलाब लगा रहता है, तरह तरह के पौधे लगे रहते हैं, उनसे हम बच्चों को जैसे चिड़िया बनाइए, इससे लंबा पत्ता लाइए और उसकी पीछे पूँछ बना दीजिए, आँख लगानी है तो उसको थोड़ा सा बीच में काट दीजिए तो आँख बन जाएगी। तो और बच्चों को जो है फुलवारी के माध्यम से हम जैसे फूलों का रंग कौन सा है, कौन कौन से फूल लगे हैं, इस माध्यम से हम बच्चों को प्रकृति से भी अवगत करवा सकते हैं। सौंदर्यानुभूति का अनुभव, बच्चों को अपना अगर बच्चा कार्य करेगा तो उसको कार्य करने में सौंदर्यानुभूति भी होती है, क्योंकि कलात्मक प्रयोग करेंगे, कला में तो वैसे ही सौंदर्य निहित रहता है, और बच्चों में विभिन्न तरह की रुचियों का विकास होगा। अगर हम खेल खेल में बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा अपनी रुचि के अनुसार, कोई बच्चा ड्राइंग करेगा तो कोई बच्चा गीत गाएगा, कोई कविता गाएगा, कोई कोलाज बनाएगा, तरह तरह की उनमें रुचियों का विकास होगा, और यही रुचियाँ कई बार बच्चों के आगे चलकर व्यवसाय का माध्यम भी बन जाता है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति क्योंकि बच्चों में अभिव्यक्ति प्रदर्शन करने के लिए किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, उसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है। जरूरी नहीं है कि बच्चा हर कार्य सही ढंग से ही करे हो, तो मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चों की अभिव्यक्ति को विकसित कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि नहीं बेटा यहाँ से ऐसा नहीं वैसा करना है, ना कि उनको डांट कर उनकी गलतियों का एहसास करवाए बिना उनके कलाओं में विकास करना। विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने के लिए कलाएं बहुत ही सहायक हैं। इसमें बालकों की प्रतिभा का भी विकास होता है। क्रियात्मक एवं एकाग्रता, जब बच्चा
कलात्मक क्रियाएं करते समय इतना मस्त हो जाता है कि उसे बाहरी वातावरण का ज्ञान ही नहीं रहता। चित्र बनाते समय वो इतना मस्त हो जाता है कि उसे चित्र बनाते समय इधर उधर ना के ही बातों का ध्यान रहता है और उसमें क्या है, एकाग्रता बढ़ती है। संगीतकार अपने संगीत में इतना मस्त हो जाता है कि उसे अपने शब्दों, लय और तर्ज के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। एकाग्रचित होकर वह अपनी क्रिया करता रहता है और उनकी कला का मूल्यांकन करके उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनकी क्रियात्मकता को अधिक विकसित करने में सहायता की जाती है। सभ्यता और संस्कृति का विकास, जैसी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में अवगत करवा सकते हैं। क्योंकि आजकल देखिए डीजे का टाइम है, बच्चे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये हमारी जो है कलाएं संस्कृति के उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, कलाओं के माध्यम से, क्योंकि कुछ नया करने में ही सृजन करने में ही बच्चे का महत्वपूर्ण विकास निहित रहता है। बच्चा नित नई गतिविधियों के द्वारा अपने कार्य को नई सृजनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्त करता है। और अगर बच्चा अपने आप कुछ बना रहा है और उसको आनंदानुभूति भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हम भूल जाते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो हम करके देखते हैं उसको हम कभी भी नहीं भूलते और वह हमें आनंद की अनुभूति देता रहता है। और इससे जो है बच्चों में साहस की भावना उत्पन्न होती है। कलात्मक क्रियाओं के प्रदर्शन द्वारा बच्चा प्रशंसा पाना चाहता है, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करता है और उसका उत्साह बढ़ता है और इसी से उसको जो है आनंदानुभूति भी होती है। लास्ट हमारा है सामाजिक मूल्यों में वृद्धि। अगर हम बच्चों के जैसे आओ बातें करें, कहानी सुनाएं, गीत गाएं, उनके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों के सामाजिक मूल्यों में भी रुचि बढ़ेगी और उनका विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। बच्चों का मूल्यांकन विभिन्न प्रकार से होना चाहिए ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके। मूल्यांकन निरंतर और नियमित करना चाहिए ताकि अध्ययन और अध्यापन में एकाग्रता, आकर्षण और निरंतरता बनी रहे। इन कलाओं के मूल्यांकन का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।